नमस्कार, मैं हूं रोहित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो बेबाक सवाल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम बेबाक सवाल में किसी न किसी बेबाक व्यक्ति से आपका परिचय करवाते हैं, लेकिन इस वक्त देश में कोरोना काल चल रहा है। 1 महीने का लॉकडाउन समाप्त होने की तरफ बढ़ रहा है। 3 मई को लॉकडाउन दूसरे चरण का भी खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी भी कोरोना पर पूरी तरीके से भारत ने विजय नहीं हासिल की है। हालांकि मामलों में गिरावट आ रही है, ऐसा स्वास्थ्य मंत्रालय बता रहा है। डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश की तमाम हालचाल पर स्वास्थ्य मंत्रालय चर्चा करता है, लेकिन चर्चा इस बात की होनी चाहिए बेबाक सवाल में कि आखिर हमारी दिनचर्या आने वाले लॉकडाउन के बाद जब हम अपने घरों से निकलेंगे तो किस तरीके से बदल जाएगी। इसी पर आज बेबाक सवाल में हमारे मेहमान हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव आरपी सिंह साहब हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं बेबाक सवाल में। आरपी सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवतेज टीवी के इस खास शो बेबाक सवाल में। जी, आपसे आरपी सिंह जी हम जानना चाहते हैं कि लॉकडाउन के बाद, यानी 1 महीने का लॉकडाउन खत्म होने के बाद सरकार कितना तैयार है लोगों को कंट्रोल करने के लिए। देखिए, लॉकडाउन 3 तारीख को खत्म होने की स्थिति में अभी कुछ चीजों पर ढील दी गई। जैसे आज नॉन एसेंशियल गुड्स की दुकानें खोल सकती हैं, ऐसी छूट दी गई। खेती पर पहले छूट दे दी गई थी। इंडस्ट्री के लिए कुछ नॉर्म्स रखते हुए छूट दे दी गई है। एक बात स्पष्ट समझिए, हमारा दिनचर्या बदलेगा, हमारा काम करने का तौर तरीका बदलेगा। अभी इस कोरोना वायरस का कोई दवाई नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, कोई इसका कोई इलाज नहीं है। अभी हमको अपने लाइफस्टाइल में बदल कर ही इससे बचना होगा। हम सोचें कि हमारे पास कोई दवा है, कोई पुड़िया है, कोई इंजेक्शन है, कोई गोली है, ऐसा भी कुछ नहीं है। अभी तो सिर्फ हम जब बाहर जाएं, 3 तारीख के बाद भी जब बाहर जाएंगे, जब लॉकडाउन खुलेगा, उसमें कुछ आंशिक खुलेगा, स्कूल खुलेंगे नहीं खुलेंगे, जानकारी नहीं, कॉलेज के बारे में कोई जानकारी नहीं, व्यापार धंधे कैसे चलेंगे, इस पर थोड़े और अभी चीजें निकलेंगी। लेकिन आरपी सिंह जी, जनता यही नहीं समझ पा रही कि कितनी लिमिटेशन के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, अपनी जीवन शैली चलानी पड़ेगी। चेंजेस तो बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन आज भी जो गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है उससे भी मुझे नहीं लगता कि वो इफेक्ट आ रहा। अभी भी देखा गया कि तमाम जो है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही, लोग सड़कों पर आ गए अचानक। कुछ छोटे दुकानदारों को खोलने के लिए सरकार ने बोला था। अभी मानसिकता उतनी बदली नहीं है लोगों की। देखिए, एक बात रोहित समझिए, अभी तो पुलिस को कह दिया गया है कि अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन, एक गाड़ी के अंदर अगर कार में जा रहे हो, अगर 2 से ज्यादा व्यक्ति और उसमें भी एक आगे एक पीछे बैठा होगा तो छूट होगी। अगर दोनों एक साथ बैठे होंगे तो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी, उस पर जुर्माना लगाएगी, उनको अरेस्ट करेगी, उनके खिलाफ जो कार्रवाई करेगी। तो ये आस्ता आस्ता चीजें समझ आती है। और हमारे यहाँ तो है कि जब तक आप लाल बत्ती टापते, जब पुलिस वाला आपको खड़ा दिखता है तो आप नहीं टापते। इसी प्रकार है, ये आदत हमको डालेंगे, बदलेंगे तो अपने लिए बदलनी हमने आदत, ये किसी और के लिए नहीं बदलनी। अपना जीवन बचाना है तो हमको करना है, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश के हित में करना है। तो हमको ये जीवन शैली बदलनी पड़ेगी जब तक इसका कोई पूरा इलाज नहीं आ जाएगा। आरपी सिंह जी, चाइना से किट में गड़बड़ियों की खबर आई, किट वापस की गई भारत से। क्या लगता है आपको कि अभी हमारे पास कितनी किट है? हम पर्याप्त मात्रा में टेस्टिंग करने, चूंकि लॉकडाउन के बाद भी टेस्टिंग को बढ़ाए रखना सरकार की प्राथमिकता होगी और इसी से मुझे लगता है टेस्टिंग से ही सरकार निपट पाएगी कोरोना वायरस से। देखिए, दो बातें बड़ी स्पष्ट समझिए। जो किट्स वापस दी गई हैं वो रैपिड टेस्टिंग किट्स हैं जी। जो जिस किट से इलाज, जिस किट से ठीक पता लगता है, वो किट्स अभी हैं और हमारे पास ठीक नंबर में है। लगभग मेरे को ठीक जानकारी, लगभग 6 लाख के लगभग इस समय तक टेस्ट हो चुके हैं। और देश भर में लगभग हम जहां से शुरू हुए थे उससे 300 गुना ज्यादा हमारे अब टेस्टिंग सेंटर खुल चुके हैं। और अब ICMR ने, हमारे यहाँ जो IIT हैं और कुछ और संस्था हैं जो अपनी हिंदुस्तान की अपनी अच्छी किट्स बना रही है, उनको छूट दे दी है। और इस महीने के अंत तक और खूब सारी भारत में बनी किट्स आ जाएंगी। कई बार जब कोई समस्या या कोई तकलीफ आती है तो वो आपको और अच्छे तरीके से काम करने में आदत डालती है और बहुत चीजें हमको दे जाती है। ये तकलीफ, इस बीमारी ने, इस तकलीफ ने जहाँ हमको कष्ट दिया है, हमारे लोगों की जान ली है, हमारे लोगों को तंग किया है, हमारे इकोनॉमीज को खराब किया, परंतु वहाँ ये भी हुआ है कि
जो हमारे यहाँ लोग तो आरपी सिंह जी, बड़ा सवाल यही उठता है ना कि टेस्टिंग किट जो भेजी गई, जो फास्ट किट आप बता रहे हैं, उनको पहले यहाँ दिल्ली में टेस्ट करके राज्यों को वितरित करना चाहिए था। देखिए, उस समय ये हालत नहीं है कि हम टेस्ट करें। वो किट्स कंपनी से मंगवाई गई, चाइना की कंपनी से मंगवाई गई, वहां सर्टिफिकेशन के प्रोसेस से आई, ये माना गया कि सर्टिफाइड होंगी, क्योंकि रैपिड टेस्ट किट जानी चाहिए। स्टेट्स का प्रेशर था कि हमें रैपिड टेस्ट करना है, हमें कम्युनिटी में है नहीं चेक करना है, इसलिए उनको दे दी गई। उनकी शिकायत है, हमने तुरंत उसको रोक दिया कि उसको उस कंपनी को वापस देने का आदेश दे दिया। और पैरेलली ही यहाँ पर भी, भारत में भी जो कंपनी जहाँ IIT दिल्ली या बाकी जो संस्थाएं इस पे काम करी थी, उनको और पुश किया गया, जिसका नतीजा है कि अभी और हफ्ते भर में अपने यहाँ भारत की अपनी किट्स आनी शुरू हो जाएंगी। आरपी सिंह जी, लेकिन विपक्ष बार बार हमलावर है, इसी बात को लेकर विपक्ष बार बार आपके ऊपर हमला कर रहा है कि भाई टेस्टिंग के दायरे को बढ़ाओ, नहीं तो कोरोना से नहीं निपट पाएंगे। तमाम एडवाइजरी आ रही, तमाम यूनिवर्सिटीज रिसर्च करके आंकड़े दे रही हैं कि कोरोना से अभी इतना जल्द भारत छुटकारा नहीं पाएगा। इसीलिए विपक्ष यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सब लोग यही बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरा यही आरोप लगा रही है कि बीजेपी को तुरंत ही टेस्टिंग किट को और टेस्टिंग प्रक्रिया को तेजी से बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, राहुल गांधी का मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना था, वो स्ट्रेटेजी उन्होंने 20 बार अपने उस थोड़ी देर के प्रेस वार्ता में बोला, और टेस्टिंग भी उनको 8-10 बार बोला। हम टेस्टिंग ना कराने के पक्ष में नहीं है, तभी तो आज जहां हम शुरू हुए थे 5 लाख टेस्ट किए 48 दिन के अंदर। ऐसा नहीं ना, भारत ने वो संख्या बढ़ाई है। राहुल गांधी तो ये बोल रहे हैं कि टेस्टिंग की रणनीति बनाकर आगे बढ़ने की बात राहुल गांधी कर रहे थे। वो असल में क्या कि वो अब इस विपदा की स्थिति में भी अपनी पार्टी को कैसे कुछ चमकाएं, उसकी रणनीति बना रहे हैं, और हो नहीं पा रहा उनसे। रणनीति तो उनकी इस बात की है, परंतु उनसे एक शब्द नहीं निकला कि ये जो मरकज में जो हुआ, जहाँ सोनिया गांधी की तरफ से एक शब्द निकला, उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक स्थिति बनी, परंतु मरकज के लोगों ने जो किया उसको क्रिटिसाइज करने के लिए एक शब्द नहीं निकला उनके मुंह से। तो उनको अपनी राजनीति करनी है, वो करें, परंतु आज देश और दुनिया इस बात को माननी है, जिस अच्छे ढंग से प्रधानमंत्री मोदी जी ने, भारत सरकार ने जिस अच्छे ढंग से इस पूरे मामले को डील किया है, उसकी तारीफ और वाहवाही दुनिया कर रही है, और भारत के लोग भी कर रहे हैं उसके, और बाकी सब विपक्ष के नेता वो भी कर रहे हैं, स्वाय राहुल गांधी और सोनिया गांधी को छोड़कर। नहीं, उसके लिए तो WHO ने भी सराहा है, पूरा विश्व सराह रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना से देश एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन जहां कमियां होंगी वहां विपक्ष सवाल भी खड़ा करेगा ना आरपी सिंह साहब। बिल्कुल बिल्कुल, उनका अधिकार है सवाल खड़ा करने का, और उनका अधिकार है हर बात पर प्रश्न उठाने का, बिल्कुल अधिकार है, परंतु बेवजह प्रश्न उठाने का कोई मतलब नहीं। आज तक कोई कंक्रीट सॉल्यूशन देने का मतलब कोई उनकी तरफ से आ नहीं रहा। हमारे जितने हमारे रिसोर्सेस हैं, उस रिसोर्सेस में जो बेस्ट कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। इसलिए लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, उसमें फिर पार्शियल खोलना, फिर दोबारा एक स्टेप और आगे जाना, अभी उस स्थिति पर हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करना, उन हॉटस्पॉट्स पे, ताकि वो उनको आइडेंटिफाई करके उनको अलग से कंटेनमेंट जोन बनाना, ये सब उसी का प्रोसेस है। ये सोनिया गांधी ने आरपी सिंह साहब और सुझाव भेजे हैं पीएमओ को, नरेंद्र मोदी साहब को, वो लागू करेंगे आप लोग क्या? जो सोनिया गांधी ने सुझाव भेजे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, उसको लागू करेंगे? 135 करोड़ लोगों की टेस्टिंग सोनिया गांधी के पास कोई जादू की छड़ी हो तो बता दीजिए। अमेरिका भी कह रहा है कि उनके पास अपने सब लोगों की टेस्टिंग करने की सुविधा नहीं है। अमेरिका ने भी हाथ खड़े कर रखे हैं अपने यहाँ। उनके यहाँ हालत देख लीजिए किस प्रकार, सिर्फ न्यूयॉर्क में कितनी डेथ हुई है, और पूरे देश में लोगों को 50,000 से ऊपर का आंकड़ा उनका पार कर गया। तो जिसके रिसोर्सेज हैं, उस बेस्ट रिसोर्सेज में जो हम बेस्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और देश और हर चीज रोज शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत सरकार के सब मंत्रालय के लोग आकर बताते हैं कि किस किस मंत्रालय की तरफ से क्या क्या आदेश है, या क्या क्या हो रहा है, क्या क्या अपडेट है। हमको छुपा भी नहीं रहे। कोरोना योद्धा पर हमले के बाद सरकार ने एक अध्यादेश लेकर आई और नए कानून बनाए, और ये पता लगा कि भाई अब जो भी हमला होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन आरपी सिंह साहब, इसके बाद भी कोरोना योद्धाओं पर हमला नहीं थम रहा है देश में, क्या मानते हैं? देखिए, ये एक मानसिकता है, एक जमात की मानसिकता है, एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लोग हैं। मैं उनको किसी धर्म से नहीं जोड़ता, वो एक जमात के लोग हैं जिनके दिमाग में घुस गया है कि अगर टेस्ट होगा तो शायद हम दिक्कत में आ जाएंगे। हालांकि मैं आपके चैनल से आज फिर अपील कर रहा हूँ, अभी भी कुछ लोग छुपे हुए हैं, वो बाहर आए,
और बाहर आकर अपने टेस्ट कराएं, उसमें उनका भी लाभ है और उनके समाज का, उनकी कौम का, उनकी जमात का भी लाभ है और जो लोग इस्लाम को मानते हैं उनका भी लाभ है। परंतु वो इससे छुपकर जहाँ इसका विरोध कर जहाँ जो लोग टेस्ट करने आए या डॉक्टर्स के ऊपर हमला कर कोई लाभ होने वाला नहीं है। अंततः तो इलाज से ही इसका रास्ता है, जहाँ इसका रास्ता ये है कि जब हम सेल्फ क्वारंटाइन में जाएंगे और जो अभी इस समय इलाज है वो इलाज हो पाएगा। बिल्कुल। आतिश सिंह साहब आज हमारे साथ सुबह जो है यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जो है लाइव थे, उन्होंने भी यही बात उठाई कि अभी भी हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में छुपे हुए हैं, वो निकल नहीं रहे हैं, वो डॉक्टरों से नहीं मिल रहे हैं, वो अपने आप को बता नहीं रहे हैं कि हम तबलीगी जमात से जुड़े हुए थे या मरकज से कोई उनका कनेक्शन था दिल्ली के। तो ऐसे तो हम लोग मतलब बहुत टाइम लग जाएगा हम लोगों को इस बीमारी से निकलने के लिए। लोगों को मानसिकता चेंज करने की आवश्यकता है। तभी प्रधानमंत्री जी की ओर से एक ऐप जो लागू की गई है आरोग्य सेतु, वो सबसे निवेदन कर रहे हैं कि उसको वो अपने मोबाइल पर, आजकल सबका स्मार्टफोन है, अपना स्मार्टफोन पे लाए, ताकि अगर आपके आसपास भी कोई कोरोना का पेशेंट आएगा तो आपको तुरंत जानकारी मिल जाएगी और उस पेशेंट के पास भी ठीक जानकारियां, किस प्रकार हम ठीक हो सकते हैं उसकी जानकारी आएगी। और जहां तक आइडेंटिफाई करने की बात है, उसमें पुलिस और उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज लगी हुई हैं उन लोगों को पकड़ने में जो लोग छुप रहे हैं, जहाँ जो लोग मस्जिदों में जाकर छुप गए, जहाँ किसी घर में जाकर छुप गए। अफसोस ये है कि उनको धर्म के नाम पर, उनको इस्लाम के नाम पर झूठ बोला जा रहा है और बहकाया जा रहा है। मुझे नहीं पता कौन सी कुरान में लिखा है कि आप इस प्रकार की हरकत करें जो वो हरकतें कर रहे हैं, खास करके प्रधानमंत्री जी ने तो साफ कर दिया है कि भाई कोरोना है, धर्म नहीं देखता, बूढ़ा नहीं देखता, बच्चा नहीं देखता, बुजुर्ग नहीं देखता, हिंदू नहीं देखता, मुसलमान नहीं देखता, ये तो मानवता का दुश्मन है, ये तो साइलेंट किलर है, या एक ऐसा आतंकवादी देश में घुस गया है जिसको हम सभी लोग देख नहीं पा रहे, अदृश्य आतंकवादी है ये, इससे तो कोई बचकर कहां जाएगा। बिल्कुल, मैंने भी जो प्रधानमंत्री ने कहा, मैंने भी वही बात कही कि हम इससे बच नहीं सकते। इसमें हम धर्म, पंथ, जाति में मत जाएं, हम उस पंथ के या धर्म के हम कोई आगे कोई मकसद, आगे कोई और कोई जमात के लोग हैं उस पर मत पड़े कि किसी जमात को छोड़ने वाले। अफसोस हुआ कि जो इनको शुरू में पढ़ा दिया गया कि ये कोरोना का पूरा मामला इस ढंग से खड़ा किया गया कि आप मस्जिद नहीं आ सके, आप नमाज नहीं पढ़ सके, ये मुसलमानों के खिलाफ कोई साजिश है। हालांकि सब झूठ है, ये सब गलत है, ये सब, मैं अगर अच्छा शब्द नहीं, ये सब बकवास है। परंतु अफसोस है कि उनको बहका दिया गया। वो वहां से निकलकर पूरे देश में गए, जहां जहां गए वहां नुकसान हुआ। और मैं अभी भी कहता हूं इनको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। ये जो मरकज के और जमाती लोग हैं, ये मैं इनको मुसलमान नहीं मानता। मेरे हिसाब से तो पूछा जाए उनका मुसलमान भी नहीं मानता, क्योंकि जो असली मुसलमान होगा वो इस प्रकार की हरकत नहीं करेगा जिस प्रकार की हरकत ये लोग कर रहे हैं। जिस प्रकार ये नर्सिस के सामने या बहनों के सामने अपनी पतलून उतार लेते हैं, डॉक्टर्स के ऊपर थूकते हैं, डॉक्टर्स के ऊपर पथराव करते हैं, ये कोई भी धर्म नहीं। लेकिन आरपी सिंह साहब, इधर जमातियों का मामला अभी थम नहीं रहा है, उधर मौलाना साहब जो है वो ऑडियो जारी करते हैं, उनको अभी दिल्ली पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। वो ऑडियो जारी करके बोलते हैं कि जांच एजेंसियों को पता है कि मैं कहां हूं। ये सब मतलब क्या हो रहा, जनता यही कंफ्यूज है अभी। देखिए, अगर एजेंसीज को पता होता तो अब तक वो अरेस्ट हो गए होते, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है और कोई एजेंसी उनको इस कारण से नहीं छोड़ेगी। अब तो वो मौलाना कहते हुए शर्म आती है तो कोरोना साध है, तो उन कोरोना साध को कोई एजेंसी छोड़ेगी नहीं। समय की बात है, वो आज पकड़े जाएं, कल पकड़े जाएं, कुछ घंटों में पकड़े जाएं, अल्टीमेटली तो उन्होंने पकड़े ही जाना है। वो कहां तक भागेंगे, कहां तक छूटेंगे, ये कह नहीं सकते। परंतु उनके लिए भी अच्छा है कि वो अपने को पुलिस के हवाले करें, अपना इलाज कराएं और फिर उसके बाद जो मुकदमेबाजी है, जो उनके खिलाफ कार्रवाई है, उनके खिलाफ उसका जवाब दें, और नहीं तो अपने खिलाफ कार्रवाई जो है वो उसको फेस करें। परंतु अफसोस ये है कि वो अभी भी नहीं आ रहे और उसके कारण से पूरी कौम को, पूरे जो इस्लाम को मानने लोग हैं हिंदुस्तान में, उनको बदनामी मिल रही है उनके कारण से। मौलाना साहब तो ये भी कह रहे हैं कि एजेंसियों ने हमें जांच कराने की बात कही थी, हमने जांच करा लिया है, हम रिपोर्ट उनको सबमिट कर देंगे, नेगेटिव आई, पॉजिटिव आई, जो भी रिपोर्ट आएगी हम उनको सबमिट कर देंगे। तो वो रिपोर्ट सबमिट करें ना और खुद पेश हो जाएं। मतलब मैं तो अभी जो बात कह रहा था, मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि वो अपनी कौम के लिए, अगर वो अपने आप को इस्लाम को मानते कि इस्लाम को मानने वाले हैं, वो कुरान को मानने वाले हैं, तो वो कृपा कर अपने आप को अरेस्ट कराएं और वो अपनी कौम को बचाएं।
नहीं तो खामखा में उनकी कौम की बदनामी हो रही है उनके चलते हुए, और जो कि अच्छी बात नहीं है। अच्छा होगा कि मौलाना साद, खुराना साद अपने आप को अरेस्ट कराएं और अपने खिलाफ जो कार्रवाई उसको होने दे, कानून के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये भारत देश है, यहाँ तो कानून के अंतर्गत चलेगा। ये तो नहीं कि कोई यहाँ पर किसी की मर्जी चलेगी। तो अच्छा है उनके लिए भी और उनकी कौम के लिए भी और उनकी जमात के लिए। लेकिन लॉकडाउन के दौरान सरकारें बड़े बड़े दावे कर रही, तमाम राज्य सरकारें, जहां पर आपकी सरकार है वहां वो भी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जहां पर कांग्रेस की सरकार है वो भी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो सबसे परेशान तबका है आरपी सिंह साहब जी, वो मजदूर वर्ग है। उनके लिए सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास क्या अहम योजनाएं हैं? क्योंकि आने वाले समय में तो मुझे लगता है 3-4 महीने वो अपने गांव से भी नहीं आ पाएंगे, जिन लोगों ने पलायन किया है, और जो लोग जहां फंसे हुए हैं वो मानसिक तौर पर बीमार हो रहे हैं। देखिए, मैं मानता हूं ये कठिन समय है, मानसिक तकलीफ हो ही रही होगी। जहाँ पे जो फंस गया अपने घर पे नहीं है, बाहर नहीं है, कहीं रास्ते में जाते जाते फंस गया अपने गांव। अब गांव वाले भी उनको अपने गांव में लेने को तैयार नहीं है। उनको कह रहे हैं गांव से बाहर रहिए, 15 दिन क्वारंटाइन करिए या 21 दिन क्वारंटाइन करिए, फिर हम गाँव में लेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री ने शुरू में कहा था कि आप कृपा करके लॉकडाउन को सीधे से लीजिए और घर से मत बाहर निकलिए। वो यहाँ से कुछ लोग निकल गए, अपने घर तक जाने की कोशिश की, गांव जाने की कोशिश की, गांव गए तो गांव जाकर लोगों ने उनको बाहर बैठा दिया। और परंतु हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतनी जरूर चिंता करी कि 1,70,000 करोड़ का पैकेज दिए, जिसके अंतर्गत हर गरीब आदमी को अगले 3 महीने तक 5 किलो चावल, 1 किलो दाल या 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल मिले। उसके साथ हर बहन के घर खाते में 500 रुपया बैंक खातों में डाल दिया। लगभग 22 करोड़ बहनों के बैंक खाते में 500 रुपए गया। किसानों को एडवांस चलेगी, जो प्रधानमंत्री की सहायता राशि जाती थी वो एडवांस चले गई। इस प्रकार हमने कोशिश करी है कि हम अभी, और मनरेगा के जो पैसे थे वो बढ़ा दिए गए, और अभी और भी जो जो बेस्ट कर सकते हैं वो करेंगे। जैसे जैसे हालात और सुधरेंगे, उनकी कैसे चिंता हो, वो कैसे वापस आ सके। इतना बोलने के बावजूद भी, इतने बड़े पैकेज के ऐलान के बावजूद भी वो लोग रुक नहीं रहे। मजदूर तबका पलायन कर रहा दिन रात एक करके। मैं यमुना एक्सप्रेस वे पे देखा मैंने, करीब 20 ठेले से लोग अपने बिहार जाने के लिए, यूपी जाने के लिए, अपने घर जाने के लिए पलायन कर चुके हैं। 900 किलोमीटर रिक्शा चलाने के लिए लोग तैयार हैं। पैदल भी तस्वीरें देखी थी देश ने। मुझे लगता है इनके लिए कुछ ठोस कदम सरकार को उठाना पड़ेगा, और हम सभी लोगों को इनको समझाया जाए। नहीं तो दिल्ली से जब पलायन हो जाएगा तो लघु एवं सूक्ष्म उद्योग तो इसी तरीके से चौपट हो जाएंगे। जब मजदूर ही नहीं मिलेंगे तो फैक्ट्रियां कहां से चलेंगी? दो बातें समझिए। एक तो ये शुरू में एक हुआ, और बाद में सबको समझ में आ गया कि हम यहाँ से बस अड्डे तक जा सकते हैं, आगे जा नहीं सकते। और अगर आगे पैदल भी जाएंगे तो गांव में उनका कोई स्वागत करने वाला नहीं है, गांव में उनको बाहर बैठाया जाएगा। उनको ये नहीं कि गांव में स्वागत करने वाला है। तीसरी बात, सरकार अभी एक पॉलिसी लाने वाली है जिसके अंतर्गत ये जो माइग्रेंट लेबर है वापस अपने काम पे कैसे आ सके, इनकी चिंता कैसे हो सके, उसके बारे में पॉलिसी आएगी अगले कुछ दिनों में। तो उसमें और सुविधा हो जाएगी। हम भी समझ रहे हैं कि क्योंकि आपको खबर यह भी होगी कि बिजनेस घरानों ने भी सरकार से अपील की है कि भाई इनको रोकिए, नहीं तो हम लोग अपने कारखाने ओपन कैसे करेंगे जिस दिन आप ढील देंगे। मैंने कहा ना जी, अभी तो जो शुरू में कुछ लोग गए, बहुत कम, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम लोग गए, परंतु ज्यादातर लोग दिल्ली में जहां जिस प्रदेश में वहीं के वहीं टिके हुए हैं। अब उनको वापस जाने नहीं दिया जा रहा, और उनकी कैसे चिंता हो। अभी आने वाले दिनों में कोई पैकेज आए जिसमें इन सबकी चिंता हो, और ये जो मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले हैं इनकी भी चिंता हो। इस सारे के बारे में बात हो रही है, और मुझे अपेक्षा है कि इससे रास्ता निकलेगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत सरकार इन सब की चिंता करते हुए ये काम पे वापस कैसे आ सके, और एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए अपना काम, इंडस्ट्रीज कैसे खुल सके, और लोग अपने काम पे कैसे, रोजगार पे कैसे आ सके, इसकी चिंता होगी। आरपी सिंह साहब क्या कहना चाहेंगे उनके लिए जो रात दिन एक कर मेहनत कर हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं जो लगे हुए हैं, चाहे चिकित्सा के लोग हों, चाहे पुलिस हो इस वक्त, चाहे मीडिया हो, तमाम लोग जो लगे हुए हैं अपने मोर्चे पर, अपनी मुस्तैदी पर डटे हुए हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको किसी न किसी तरीके की परेशानी झेलनी पड़ रही है। चाहे वो उन पर हमले को लेकर हो, चाहे उनको खाने की समस्या हो, चाहे उनको और तमाम तरीके से उनको अपने आप को बचाने की समस्या हो, पीपी किट की समस्या हो, तमाम चीजों को झेल रहे हैं वो लोग रात दिन एक करके। देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैंने कभी किसी देवी देवता को जीवंत नहीं देखा जी, परंतु इस कोरोना के चलते हुए मैंने कई सारे देवी देवता जीवंत देख लिए।
मेरे अपने जानकारों में इस प्रकार के डॉक्टर्स हैं जो लगातार कई दिनों से काम कर रहे हैं, घर नहीं आ रहे अपने। कई सारे इस प्रकार के पुलिस अधिकारी हैं। मेरे बगल में मैं रोज देखता हूँ पुलिस अधिकारी आता है, यहाँ पर कुछ लेबर है, वो उनके लिए खाना खुद लेकर आता है। हालांकि हमने उनको राशन नहीं, हमारी ड्यूटी, हमने इनको खाना देना है। मैंने खुद देखा कि एक हमारे बिल्कुल सामने एक बुजुर्ग है, उनके पास वो हालचाल पूछने आता है। मैं ये कह सकता हूँ कि जो लोग इस समय कोरोना वॉरियर के नाते से समाज के अंदर काम करें, वो डॉक्टर्स हैं, वो पुलिस कर्मी हैं, वो मीडिया कर्मी हैं। मैं तो कहा कि मैंने देवी देवता कभी जमात नहीं देखे, परंतु अब इस कोरोना के चलते हमारे यहाँ तो कहते हैं 84 करोड़ देवी देवता हैं, इस बार वो देखने को मिल रहे हैं मेरे को। बिल्कुल, चूंकि नौतेज टीवी भी लगातार आरपी सिंह साहब प्रयास कर रहा, हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं कोरोना वॉरियर्स को सलाम। तमाम तरीके के जो कोरोना योद्धा हैं उनको नौतेज टीवी अप्रिशिएट कर रहा है और हम लोग 1 बजे लगातार ये सीरीज चला रहे हैं, चूंकि उनके दुख दर्द की बात करने वाला कोई नहीं है जो इस वक्त फ्रंट लाइन पर खड़े होकर इस कोरोना महामारी से निपटने का प्रयास कर रहे हैं सरकार के साथ मिलकर। जी, आपको भी सैल्यूट। अगर आप ऐसा कैंपेन चला रहे हैं, मैं तो कुछ दिन पहले मैंने एक ट्वीट भी किया था और बाद में मैंने किसी टीवी चैनल पे बोला भी था, जब जिन दिनों में डॉक्टर्स को या पैरामेडिकल स्टाफ को उनके मकान मालिक ये कहकर बाहर निकाल रहे थे कि आप कोरोना ग्रस्त हो सकते हैं, इसलिए हम आपको वापस नहीं आने देंगे। मैंने कहा था मेरे यहाँ पर एक कमरा है जिसमें 2 लोग आकर रह सकते हैं, कोई भी आकर रहें। और मैं अब भी कह रहा हूँ, कहीं ऐसा कुछ भी मामला हो जहाँ पे हम कुछ सहयोग कर सकते हैं, पार्टी की ओर से, दिल्ली भाजपा की ओर से कुछ भी सहयोग कर सकते हैं, हम करेंगे। हमें बताया जाए या देश में कहीं भी कुछ इस प्रकार का मामला हो जो हमारी सबसे सहयोग हो सकता है, हम सहयोग करेंगे। बिल्कुल। चलते चलते लॉकडाउन में अगर आपके तरफ से कोई टिप्स हो देश की जनता को, तो आप अगर बताना चाहें, अपना कोई संदेश देना चाहें नौतेज टीवी के माध्यम से। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि घर पे रहें। अपने घर पर जब ये लॉकडाउन खुलेगा तब अपने घर के बने हुए मास्क मेरे पास अभी हैं, मैं दिखाता हूँ। ये मेरे यहाँ घर पे बने हुए मास्क हैं। इस प्रकार के मास्क, हैंड मास्क अपने घर पे बनाइए, ताकि ये जो हम लोग अभी जो मास्क खरीदे, और इसको ये वॉशेबल है सब के सब, ये आप धो सकते हैं, इनको वॉश कर सकते हैं। अपने फोन पर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वो आपका रक्षक है। और एक आखिरी निवेदन, बेशक 100 रुपए दीजिए, प्रधानमंत्री केयर में अपनी तरफ से योगदान अवश्य दीजिए। आपका इस 100 रुपए का योगदान किसी ना किसी गरीब के काम आएगा और इस लड़ाई में लड़ने में हमारे को सहयोग देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बेबाक सवाल में नौतेज टीवी से खास बातचीत करने के लिए आरपी सिंह साहब। जिस तरीके से बता रहे थे आरपी सिंह साहब जी कि आप पीएम केयर्स फंड में अपना कुछ ना कुछ योगदान दीजिए, उनका साफ यही कहना है कि वो योगदान आपके द्वारा दिया गया किसी गरीब के काम आएगा। और मुझे लगता है अगर वास्तव में आप उतने सामर्थ्यवान नहीं हैं तो कम से कम 100 रुपए का योगदान तो आप दे ही सकते हैं। मुझे लगता है उन लोगों तक वो पहुंचेगा जिन लोगों को वास्तविक तौर में इसकी जरूरत है। बेबाक सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए नौतेज टीवी के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। नमस्कार। #Passion बनेगा प्रोफेशन विद नीमा। अगर आप टीवी जर्नलिस्ट बनकर ब्रेकिंग न्यूज की तरह ट्रेंड करना चाहते हैं, आवाज की दुनिया में आरजे बन